Hello students, today I am going to explain the CBSE sample paper 6 for class 9 science. Okay, now let us start beta. Question number 1. What do you mean by the word mole? Mole क्या है? देखो बेटा, the mole is the amount of substance that contain the same number of particles. Particles में कौन कौन से आते हैं बेटा? Atoms, ions, molecules, formula units. They are the atoms which are exactly 12 gram of C12 carbon. Okay? Means जो 1 mole means एक मोल किसके इक्वल है बेटा? That is 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स के एटम्स के इसके इक्वल होता है. ठीक है, तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं ये हमारा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है. जो मोल है, मोल मीन्स हीप, ठीक है, ढेर. और ये जैसे हमारे 1 डजन बनाना है, डजन में जो हम 12 के इक्वल लेते हैं, 1 डजन इक्वल टू 12, वैसे ही एक मोल 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन के इक्वल है. ये कार्बन का मोल है. ओके, ऑक्सीजन का लेंगे, ठीक है, ऐसे ही क्या लेंगे हम 12 ग्राम हम यूज़ करेंगे वहाँ पे. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू मासेस कैप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर टू द फोर्स बिटवीन दैम व्हेन कैप्ट इन एनी अदर मीडियम. ओके, देखो बेटा इसमें क्या है, हमें एक रेशियो बतानी है. हमें 2 मासेस को लेना है, एक m1 है और एक m2 है. दोनों को हम किस डिस्टेंस से मेज़र करेंगे? r डिस्टेंस से. ओके, अब उन दोनों हमें जो फोर्स बतानी है, ये तो एयर के साथ है, एक दूसरे मीडियम के साथ हमें इसको लेके बताना है. तो इस फोर्स की रेशियो क्या होगी? 1:1. क्यों होगी? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम. ठीक है, मीडियम के नेचर पे इंडिपेंडेंट होता है. ओके, तो ये क्या है? 1:1 आ जाएगी आपकी. नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज बैट, ये आपका जो है सिलेबस से बेटा रिड्यूस हो गया है. ठीक है, डिलीटेड. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एपिडर्मिस एंड लिस्ट द 3 फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस. देखो बेटा, एपिडर्मिस क्या होती है? जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है प्लांट सेल या एनिमल की, जिसकी प्लांट की होती है, वो एपिडर्मिस होती है. ठीक है, तो इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ अ सेल दैट कवर्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, इसको हम स्किन लेयर भी बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? फर्स्ट इज प्रोटेक्शन. जो एपिडर्मिस होती है इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन बाय द पैरासिटिक फंगाई. ओके, तो इनसे क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. सेकेंड इज सिक्रेशन. एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये क्या सिक्रेट करती हैं? एक वैक्सी लेयर सिक्रेट करती हैं जो हेल्प करती है प्रोटेक्शन में, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड द वाटर लॉस. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्रेशन. कि भाई यहाँ से ये क्या हमें मैकेनिकल इंजरी और वाटर लॉस से बचाती है, क्योंकि इसके ऊपर एक वैक्सी लाइक सब्सटेंस सिक्रेट होता है इस लेयर के ऊपर, तो ये सिक्रेशन का काम करती है. नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा? यहाँ पे कि जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के रूट पे, तो वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, इज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल. तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करते हैं. तो दीज आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स. केमिकल फॉर्मूला बताना है फॉलोइंग कंपाउंड्स का. एंड फाइंड द रेशियो बाय द मास ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन ईच वन ऑफ देम. ये हमें गिवन है बेटा. दीज आर द एटॉमिक मासेस. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मीथेन. मीथेन का हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है. तो देखो बेटा, टेबल में आपको शो किया हुआ है. फर्स्ट मीथेन है, ये मीथेन है. केमिकल फॉर्मूला इज CH4. रेशियो बाय मास कैसे निकालेंगे? कार्बन कितने हैं? देखो कार्बन इज 1 एंड हाइड्रोजन इज 4.
ओके। व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना है बेटा 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेशो लगा देंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना है 1, तो दिस इज 12:4, इट मीन्स 3:1, तो 3:1 इज द आंसर। ओके, ये बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो दिस इज कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन। कार्बन 1 है, 1 × 12 एंड द रेशो इज 2 × 16, दिस इज 12:32। ओके, 4 3 × 12 और 4 8 × 32। ओके, तो इट्स रेशो इज 3:8। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन और ये आपका क्या है सल्फाइड। फॉर्मूला H2S होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 रेशो 1 × सल्फाइड का कितना होता है बेटा 60, तो ये आ जाएगा 2:16 मीन्स 1:8। ओके, 1:8, तो दिस इज सॉरी सल्फाइड बेटा 32 इज द एटॉमिक मास ऑफ द सल्फर ना, दिस विल बी गिवन हेयर 32 एंड इट इज मल्टीप्लाई, ये 32 होगा एंड देन आंसर इज 1:16। ओके, 1:16 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डू आइसोबार्स बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग वन एग्जाम्पल। क्या सेम एलिमेंट के आइसोबार्स हो सकते हैं, तो बेटा नहीं, सेम एलिमेंट के आइसोबार कभी नहीं होते। सेम एलिमेंट के हमेशा क्या होते हैं आइसोटॉप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा आइसोटॉप्स होते हैं सेम एलिमेंट के। ओके, देखो आइसोटॉप्स कभी भी आइसोबार्स नहीं होते, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 9। अब हमें जस्टिफाई करना है आंसर। कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं लेती हूँ आर्गन और कैल्शियम। ठीक है, ये आपका आर्गन है, ये आपका कैल्शियम, दोनों अलग अलग एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट नहीं होते। आर्गन का एटॉमिक मास कितना है, मास नंबर बेटा 40, कैल्शियम इज ऑल्सो 40। हेयर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 12 एंड आर्गन इज 18। ओके, दिस इज 18। ओके, यहाँ पे जो हमारे एटम्स हैं वो क्या हैं डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं बेटा जो आइसोबार्स हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट सॉरी एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। ओके, तो व्हेन द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट इट मीन्स दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें आर्गन और आपका कैल्शियम जो है दोनों ही क्या है आपके पास सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर इज डिफरेंट, तो ये डिफरेंट है। ओके, तो क्या आइसोबार्स सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, तो नहीं, आइसोबार्स कभी भी सेम एलिमेंट से बिलोंग नहीं करते, दे बिलोंग टू द डिफरेंट एलिमेंट्स बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू द डिफरेंट एलिमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज part number B, name the two elements whose isotopes are used in the field of medicine। medicines में यूज़ होते हैं वे कौन से आइसोटोप्स हैं, उनमें 2 एलिमेंट के नाम बताने हैं। सबसे पहले बेटा आप यहाँ पे कोबाल्ट 60 दे सकते हो। कोबाल्ट 60 इज़ द आइसोटोप्स विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके, और आप आयोडीन दे सकते हो। सेकेंड आप जो है आयोडीन 131, ठीक है, आयोडीन 131 इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर डिजीज़। ग्वाइटर डिजीज़ क्या है, जो आपका जो सोलन नेक होता है, नेक जो होती है स्वलन होती है बेटा इस डिजीज़ में, और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होती है जिसकी वजह से इस डिजीज़ का नाम है ग्वाइटर डिजीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेंशन द स्टेप टेकन बाय यू और योर फैमिली मेम्बर्स व्हेन यू फील सिक। अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आप या आपके फैमिली मेम्बर क्या स्टेप लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो मेन आपको जो ध्यान रखना है दैट इज़ प्रॉपर बैलेंस डाइट। ओके, आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है,
सेकेंड, मेंटेनिंग द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीनिक, ठीक है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। और जो दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको जो मेंबर बीमार है उससे अलग रखा जाए, ठीक है। फोर्थ, प्रॉपर बेड रेस्ट लेना होगा, ठीक है, ताकि जितने भी टाइप की मेंटल स्ट्रेस है वो अवॉइड हो सकें, ठीक है। फिफ्थ इज मेंटेनिंग हेल्दी सराउंडिंग फुल ऑफ हैप्पी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हेल्दी सराउंडिंग, अपने आसपास का जो वातावरण है वो सारा क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट द डैमेज, ठीक है, और वैक्सीनेशन प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि डैमेज से बचा जा सके, ओके। और जो इम्यूनिटी सिस्टम है आप उसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आपको लेने होंगे ताकि फ्यूचर में कभी ऐसा जो है इम्यूनिटी पे आसानी से अटैक हो सके, ठीक है। तो इम्यूनिटी जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओके, तभी हम डिजीज़ के साथ फाइट कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट द 2 वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज़। 2 वेज बताने हैं जिससे इन्फेक्शियस डिजीज़ से ट्रीट किया जा सके। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपका जो है टू किल द कॉज ऑफ डिजीज़ बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हम डिजीज़ के कॉज को किल कर सकें, ठीक है। और ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स वगैरह को किल करने के लिए यूज़ होती है। सेकेंड इज़ टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज़ बाय गिविंग ट्रीटमेंट विच कैन रिड्यूस द सिम्टम्स, जिससे सिम्टम्स रिड्यूस हो सकें। हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे सिम्टम्स क्या हो सकें, रिड्यूस हो सकें, ओके। नाउ नेक्स्ट इज we can take medicines that bring down fever and reduce pain or lose motion। तो हमें इस तरीके की मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे थोड़ा हल्का सा बुखार आए, पेन कम हो जाए और लूज मोशन रिड्यूस हो जाए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। बेटा ये आपको टेबल गिवन है, यहाँ एटॉमिक नंबर गिवन है, मास नंबर गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है, प्रोटॉन्स गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। तो नेम ऑफ एटॉमिक स्पेसिस आपको बतानी है, ओके। अब यहाँ देखो बेटा, ये आपको जो ब्लैंक गिवन है ना, ये आपको बताने हैं। अगर एटॉमिक नंबर 24 है तो मास नंबर अगर 24 है तो एटॉमिक नंबर इज 12। क्यों होगा बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है, दैट्स वाई एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो 12, ओके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट हियर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये आपके एज इट इज़ 24, और जितने प्रोटॉन्स हैं बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन्स 12 प्रोटॉन्स, ओके, और 12 ही न्यूट्रॉन्स। इट मीन्स दिस स्पीसीज इज मैग्नीशियम, ओके, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर कितना होगा 35.5, ओके। न्यूट्रॉन्स 18 है, प्रोटॉन्स 17 है, ये भी आपके क्या है 17 है, क्लोरीन आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये बेटा आपकी स्पीसीज है, ये आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका जो है बेटा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, this is also out of syllabus beta. Now next is question number 10. A horse exert a pull on a cart of 300 Newton, means force is given beta. This make the horse cart system move with uniform speed of 18 km/h on a road level. Calculate the power developed by the force in watt. वाट में आपको निकालनी है। देखो बेटा, सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक है। जब हमें ज़्यादा से कम में चेंज करना है, मीन्स मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो हम लिखेंगे बेटा 18/5, ओके।
तो अब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब पावर किसके इक्वल होती है बेटा? पावर इज इक्वल टू, पावर होती है W/T। W आपको पता है वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टी। ओके, तो इसको मैं क्या ले सकती हूँ? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू में v। तो देखो बेटा, फोर्स आपकी 300 न्यूटन है और आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आई है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द आंसर? 1500 वॉट इज द आंसर। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा ये। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, prove that the total energy at any point in the path of dropped mass is mg times the height from where it is dropped। ठीक है, ये दे रखा है बेटा आपको एक डायग्राम, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये कैसे mgh के इक्वल है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, आपको एक यहाँ से हाइट से, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपकी कोई भी आपने बॉल थ्रो की है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वापस नीचे आती है। ठीक है, और बेटा ये इसने जो डिस्टेंस किया है ये आपका x है। ओके, टोटल हाइट आपकी h है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो बेटा a से यहाँ b से, और ये c है, b से c तक का डिस्टेंस क्या होगा? h माइनस x होगा। ओके, तो ये देखो बेटा, एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पे कितनी एनर्जी लगेगी? ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ और इनिशियल आपकी 0 है ही। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ए एक्सेलरेशन क्या है? z है, क्योंकि वो कोई भी बॉडी है वो फ्रीली फॉल नीचे गिर रही है। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले सकते हैं, तो g, और डिस्टेंस कितना है बेटा? x, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gx। तो v² किसके इक्वल है? 2gx के इक्वल है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ½ m, v² कितना है? 2gh है, तो बेटा इसमें हम 2gh लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? दिस इज mgx। ओके, नाउ अब हमें निकालने बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? mgh के इक्वल है, तो mgh। अब बेटा हाइट कितनी है अपनी? h माइनस एक्स है, तो ये आ गई mg h माइनस एक्स, तो ये आ गया mgh माइनस mgx। ओके, नाउ अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है mgx, पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgx। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो mgx से mgx कैंसिल आउट, व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? mgh इज लेफ्ट हियर। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या है बेटा? देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स लाइक दिस, विच कंटेन्स द ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज होमोजीनियस थ्रू आउट द मास। ओके, मीन्स अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एज वेल एज द फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जैसे बेटा आयरन का है, वाटर का है, इसके लिए होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नेम द एप्रोप्रिएट मेथड टू सेपरेट द फॉलोइंग। जैसे नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, नाइट्रोजन, एयर से नाइट्रोजन को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ब्लू इंक डाई से सेपरेट करना है ब्लू इंक को, तो क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ करेंगे। बटर क्रीम फ्रॉम मिल्क, अगर हम इससे करेंगे तो बेटा ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, तो दिस इज सब्लिमेशन मेथड बिकॉज इट इज यूज टू सेपरेट द सब्लाइम अमोनियम क्लोराइड। ओके, सब्लिमेशन मेथड में क्या होता है बेटा? इसमें हम सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। आपको ये डायग्राम कंप्लीट करना है बेटा। देखो,
प्लांट टिश्यू दो टाइप से है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कौन सा है बेटा, दिस इज परमानेंट टिश्यू, दिस इज परमानेंट टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका दो टाइप से है, एपिकल है बेटा, दूसरा क्या है लेटरल, इसको क्या बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा क्या है इंटरकैलरी टिश्यू, इंटरकैलरी। ओके, ये आ जाएगा। नाउ परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नाउ सिंपल टिश्यू आर ऑफ कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, एंड complex tissue that is xylem and second is phloem। ओके, तो ये आपकी टेबल जो है कंप्लीट होगी। नाउ नेक्स्ट इज डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो a किसके इक्वल होता है बेटा, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितनी है v फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू बाई टी। ओके, अब हमें बेटा यहाँ से v निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, ये बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें ये निकालना है बेटा। तो ये कैसे निकालेंगे, हमें सिंबल्स जो दिए हैं इन्हीं को यूज़ करके हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, v बार लगाया हुआ है, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए वी डिवाइड में टू, v u प्लस वी डिवाइड में टू, यही लेते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू s बाई टी, s बाई टी होता है। दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन को भी इसको भी, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है v प्लस यू, ठीक है, डिवाइड में टू, दैट इज इक्वल टू s बाई टी। ठीक है, हमें s निकालना है बेटा, क्या आ गया u प्लस वी बाई टू इंटू में t, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, v किसके इक्वल होता है, u प्लस ए टी के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो इसमें पुट की हुई बेटा, ये आपकी वैल्यू है, यहाँ पुट कर दिया आपने, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी यहाँ पे। तो s इज इक्वल टू u प्लस v की वैल्यू u प्लस ए टी बाई में टू इंटू में t। तो s क्या आ जाएगा बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज नीम एंड टर्मरिक पाउडर आर यूज, बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम इवेपोरेशन, ये आपके सिलेबस में है बेटा। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। ठीक है, जो ज़्यादा गर्मियों में, सूखे हुए दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो डेजर्ट कूलर से हमें ठंडा महसूस क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, ड्यू टू ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हॉट ड्राई डे के अंदर ये क्या होते हैं, लेस होते हैं, बहुत ही लेस होते हैं। ओके, तो जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इट मीन्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर ऑन ए हॉट ड्राई डे। ओके, सो डेजर्ट कूलर कूल बेटर। ओके, नेक्स्ट है बेटा, व्हाई डू वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर। समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों डालते हैं हम, क्योंकि बेटा वी perspire more during the summer because cotton cloths are the good absorber of water, so it absorb the sweat and expose it for the easy evaporation.
सो अ बॉडी फील कूल एंड कंफर्टेबल। बॉडी क्या फील करती है? कूल और कंफर्टेबल। सो वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड द बॉइलिंग। 3 डिफरेंस बताने बेटा। देखो, बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। इवेपोरेशन कैसा है? इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, मीन्स ये सरफेस पे आकर करता है। ओके, नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम? पार्टिकल्स जो होते हैं बॉइलिंग में, जब आप बॉयल करते हो किसी चीज़ को, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट। लिक्विड से वेपर स्टेट में जाते हैं। बट जब आप का जो इवेपोरेशन होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस से क्या करते हैं? उनके पास कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स में। वो अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवर गेन करेंगे, ठीक है, ओवरकम करेंगे एनर्जी के साथ, एंड आफ्टर दैट इट चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट। ओके, डायरेक्टली वेपर में नहीं जाता ये, पहले कुछ एनर्जी, अट्रैक्शन और एनर्जी जो है दोनों आपस में ओवरकम करेंगे, उसके बाद ही वो चेंज होगी वेपर स्टेट में। थर्ड डिफरेंस आप ये बता सकते हो बेटा कि जो बॉइलिंग होती है वो स्टार्ट होती है एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से बिलो स्टार्ट होता है। जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट बिलो होता है तभी इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई इन द सिचुएशन गिवन बिलो वेयर द ऑब्जेक्ट इज मेकिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा कि एक कार बने, सर्कल बने। जैसे कार टर्न करती है, मान लो हमारे पास ये कार सीधी आ रही है और ये टर्न करती है ऐसे ऐसे, उसमें मूव करती है, तो यहाँ पे एक कार बनती है बेटा, ठीक है। तो जो कार बनती है वही आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, बिकॉज कर्व इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, कर्व भी तो सर्कल का पार्ट है, ठीक है, ये आपका जो है सर्कल का पार्ट बना हुआ। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें यही हमें ऑब्जेक्ट जो है पहचानना था कि जो कार टर्निंग अराउंड द कार विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो क्यों वो एक कार गोइंग अप हिल क्यों जाती है? क्योंकि वो एक सर्कुलर कार फॉर्म करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the motion given to a discus by the athlete before releasing it, the motion of discus when the athlete release it। जैसे ही आप डिस्कस को फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो जो मोशन है वो किस टाइप का मोशन होता है बेटा? वहाँ पे जो मोशन होता है बेटा दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। आप डिस्क को फेंकते हो तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन फॉलो होता है। नाउ नेक्स्ट इज ए साइक्लिस्ट complete 5 rounds of a circular track of radius 21 meter in 12 minutes. Calculate his speed. उसकी स्पीड को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें पता है बेटा कि जो वेलोसिटी है v किसके इक्वल होता है? स्पीड जो होता है 2πr/t होता है, ठीक है। अब हमें 5 राउंड्स लेने हैं, t फॉर 5 राउंड्स, तो 12 इंटू में मिनट कितने हैं? 60, 12 इंटू 60 दैट इज 720 सेकेंड। ओके, 720 सेकेंड हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब t फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए t कितना लेंगे? एक राउंड के लिए लेते हैं 720 डिवाइड बाय 5, ओके, दैट इज 144 सेकेंड। 144 सेकेंड हम यहाँ पे लेंगे। ओके, अब हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है? 22/7 इंटू में आर। आर कितना है? आर इज 21 गिवन है ये रहा, ठीक है, एंड दैट इज 12 मिनट्स। तो ये हमने टाइम हमने यहाँ पे निकाला था, कितना था? 144, देन 0.9 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज an artificial satellite moves around the earth with a velocity of constant magnitude. Still its motion is said to be accelerated motion and why? देखो बेटा, सैटेलाइट जो होता है वो मूव करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है।
तो इस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, जिसमें वेलोसिटी जो होती है डायरेक्शन के साथ चेंज होती रहती है। ओके, तो एक्सेलरेटेड मोशन इज हेयर। नाउ स्टूडेंट्स, please revise all these questions of sample paper number 6. Thank you.